नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, चुनावी एजेंडे के रूप में जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार के तो करीब फेल हो चुका है। 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में से तो ऐसा ही लगता है। ये तो है कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार जातीय सर्वे कराने जा रही, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो इसका कोई असर नहीं देखने को मिला है। और हाँ, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन जाने के कारण भी अलग रहे। जातीय राजनीति के रास्ते आगे बढ़ रही कांग्रेस के चुनावी वादे के फेल हो जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी है। अब राहुल गांधी का नया वादा है कि सत्ता में आने पर वह आरक्षण का कोटा 50% से ज्यादा करा देंगे। यह राहुल गांधी के सत्ता में आने से आज से इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने से है। राहुल गांधी के नए वादे पर भी 2019 के एक चुनावी वादे न्याय योजना जैसा खतरा मंडरा रहा। 2019 के चुनाव मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने मई यानी न्यूनतम आय योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपये यानी कुल 72,000 सालाना नकद दिए जाने थे। ये योजना विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद तैयार की गई थी। जी हां, आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी को आत्मनिरीक्षण का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि नेतृत्व के लिए कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार से बाहर देखे। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने 17वें जयपुर सहित वसत से न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि लोकसभा में कांग्रेस की सीटें की संख्या भले ही कम हो गई, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की राष्ट्र राजनीति में बहुत मजबूत उपस्थित है, क्योंकि वह देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस की तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में सरकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी भी मुख्य विपक्षी दल है, उसका स्थान निर्विवाद है, लेकिन इस उपस्थिति को कैसे मजबूत करना है, ये सवाल है। इस पर विचार करना कांग्रेस नेताओं का काम है। जी हां, आपको बता दें, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर को लेकर एक आरटीआई से बड़ा खुलासा आया है। एक आरटीआई के जवाब में भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने बताया कि कटरा टीले के कुछ हिस्से जो नाजुल किराएदार के कब्जे में नहीं है, उस पर पहले केशव देव का मंदिर था। उस ध्वस्त पर उस स्थान का उपयोग औरंगजेब की मस्जिद बनाने के लिए किया गया था। एएसआई ने यह जानकारी नवम्बर 1920 के गजट के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर दी है। एएसआई ने गजट का एक हिस्सा भी आरटीआई के जवाब के साथ अटैच किया है। यूपी के मैनपुरी में रहने वाले अजय प्रताप सिंह ने एक आरटीआई दायर की थी और आगरा सर्कल के एएसआई ऑफिस में केशव देव मंदिर को तोड़ने के बारे में विशेष जानकारी मांगी थी। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यायालय के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि वह इलाहाबाद एशिया और एसी के सामने सबूत को रखेंगे। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक संशयों के आधार पर हमने अपनी याचिका में बताया कि औरंगजेब ने 1670 ईस्वी में मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया था। उसके बाद उसने वहां शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। अब एएसआई आरटीआई के जवाब में जानकारी को सत्यापित किया है। हम 22 फरवरी को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय में एएसआई की ओर से दिए गए आरटीआई के जवाब को भी सबूत के तौर पर रखेंगे। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार टैक्स पेयर्स के पैसे का उपयोग शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कर रही। उन्होंने कहा कि छात्रों को देश को गौरव नियंत्रण करना चाहिए। उन्होंने पश्चिम बिहार में एक सरकारी स्कूल भवन के उद्घाटन के अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए टिप्पणी की है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जब हम सत्ता में आए तो हमने शिक्षा के लिए बजट दोगुना कर दिया है, लेकिन दिल्ली वासियों के समर्थन के बिना इन सभी स्कूलों का निर्माण संभव नहीं था। यह संवाददाताओं के जिसने हमें मुफ्त शिक्षा प्रदान करने में मदद की है। सीएम ने कहा कि जब हम आगे बढ़े और जीवन में कुछ हासिल करें तो याद रखें कि देश ने उनकी शिक्षा के लिए भुगतान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मेरी मृत्यु भी हो गई तो मुझे गरीब परिवारों को बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने का संतोष रहेगा। केजरीवाल ने कहा कि वह गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का पुण्य कार्य कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, पारा इस वक्त माइनस के आसपास है, लेकिन राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। लद्दाख में इस वक्त कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को केंद्र सरकार ने साल 2019 में हटा दिया है और राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर दिया है। इसमें लद्दाख को अलग केंद्र शासित राज्य बनाया गया है। अब इस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। इन लोगों की मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, साथ ही संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू किया जाए। लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय को लिए अभियान चला रहे सोनम वांगचुक के सोमवार को कहा कि अपनी मांगों को लेकर 19 फरवरी से आमरण अनशन शुरू करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता और मैक्सिस पुरस्कार में सम्मानित सोनम वांगचुक ने मांग न पूरा होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। वांगचुक पर ही आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स बनी थी। प्रदर्शन का नेतृत्व ले एफसे बॉडी और कारीगर डेमोक्रेटिक अलायंस कर रही। पूर्ण राज्य के साथ ही क्या इनमें मांगी है? लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और संविधान के 6ठे शेड्यूल को लागू किया जाए। साथ ही ले और कारगिल को सांसद में अलग अलग सीटें दी जाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सिर्फ पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही उनकी मांगे पूरी होगी और अपने राज्य के लिए प्रतिनिधि चुन सकेंगे।
जी हां, आपको बता दें एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एमपी में विधानसभा चुनाव लड़ी थी। हार के बाद उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद यह खबरें आ रही थी कि वह बीजेपी में शामिल होंगे। साथ ही कुछ दिन पहले उन्होंने छिंदवाड़ा में यह भी कह दिया था कि कोई किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। इसके बाद इन अटकलों को बल मिल गया है। मंगलवार की सुबह कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में फिर पत्रकारों से बात की है। इस दौरान उनके सांसद बेटे नकुलनाथ भी मौजूद थे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा की चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। एआईसीसी जैसे ही प्रत्याशियों की घोषणा करेगी वैसे ही नकुलनाथ छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। नकुलनाथ ने कहा कि एक दिन पहले यह ऐलान किया था कि कमलनाथ नहीं, मैं छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ूंगा। कमलनाथ से सवाल किया गया कि बीजेपी में आपके जाने की अफवाह कैसे उड़ी है। उन्होंने कहा कि मीडिया में यह खबरें उड़ाई है। साथ ही अपने पूर्व के बयान पर कहा कि मुझसे आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर सवाल किया गया था। इस पर मैंने कहा था कि कोई किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। मैंने यह बात उनके लिए कही थी। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में बंद अन्य सभी तहखाने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराए जाने का आदेश देने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि तय की है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने मंगलवार को बताया कि कार्यवाहक जिला जज अनिल कुमार ने अदालत में ज्ञानवापी परिसर से बंद अन्य सभी तहखाने का एएसआई से सर्वे कराए जाने का आदेश देने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि तय की है। उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में पक्षकार और विश्व वैदिक सनातन धर्म की सदस्य रखी सिंह ने अपनी याचिका में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सभी बंद तहखानों का एएसआई से सर्वेक्षण कराने का आदेश देने का आग्रह किया है। राखी सिंह के वकील अनुपम द्विवेदी ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि तहखाने के अंदर गुप्त तहखाने हैं और उनका भी सर्वेक्षण कराना जरूरी है ताकि ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा सच सामने आ सके। याचिका में बंद तहखानों का नक्शा भी शामिल किया गया है। यादव ने कहा कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत से कहा कि वर्ष 1991 के मामले में उच्च न्यायालय ने शेष कार्यवाही कराने का आदेश दिया है। इस आदेश के मद्देनजर बचे हुए तहखानों का भी सर्वे कराना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस पर मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उच्च न्यायालय का ऐसा कोई आदेश नहीं है। ऐसे में शेष तहखानों के सर्वेक्षण का आदेश देने का कोई आधार नहीं है। यादव ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला अदालत ने अगली तारीख दे दी है। जी हां, आपको बता दें इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में जसप्रीत बुमराह की जादुई स्पेल ने बड़ा अंतर पैदा किया है। इस चीज का मेहमान टीम के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। सभी प्रारूपों में से भारत के पसंदीदा गेंदबाज बुमराह के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने 106 रन की जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज में शानदार वापसी की है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच हारने के बाद भारत ने जोरदार वापसी करते हुए दूसरा मुकाबला जीता है और बराबरी हासिल की है। भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड की पहली पारी में रिवर्स स्विंग का शानदार नजारा पेश करते हुए 6 विकेट चटका है। इसके बाद दूसरी पारी में उन्हें 3 सफलता मिली है। बुमराह ने इस मैच में 91 रन देकर 9 विकेट लिए हैं। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।